हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए कहा था। यानी कि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाले चैप्टर को, वो भी क्लास 9 के। ओके, अच्छा, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सियम किसको कहा जाता है, पोस्टुलेट किसको कहा जाता है, थियोरम्स किसको कहते हैं, और इसके बहुत सारे टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स होते क्या हैं। ओके, लेकिन उससे पहले जान लो, यूक्लिड्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन से, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है। और उन सारी चीजों को हमने मतलब कि हमारे डे टू डे मैथ को सॉल्व करने के लिए हम यूज भी करते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ओके, मैं आगे चलते चलते इन सभी के बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिन फीचर्स के बारे में तुम्हें पहले से पता है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने उसे ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इनके कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। क्या है वो टर्म्स? पहला होता है एक्सियम किसको कहते हैं, या फिर पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं, थियोरम्स किसको कहते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहां पे कह रहा है एक्सियम और पोस्टुलेट्स। ओके, देखो, एक्सियम एंड द पोस्टुलेट्स आर द assumption which are obvious universal truth, they are not proved। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि मैथ्स में हम जो भी करते हैं उसका एक कोई ना कोई साइंटिस्ट उसको प्रूव किए हैं तभी जाके हम करते हैं। लेकिन ये सर जी हमें कह रहे हैं कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स उन सभी चीजों को कहा जाता है जिन चीजों को पूरे यूनिवर्स में सही माना गया है, लेकिन उनको कभी प्रूव नहीं किया गया। ओके, अब तुम बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज है? सिंपल सा एग्जांपल है ये वाला पॉइंट। ओके, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि ये एक पॉइंट होगा, लेकिन इसको कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह के चीजों को कहा जाता है एक्सियम और पोस्टुलेट्स, यानी कि जिनको हम कभी प्रूव नहीं किए हैं या फिर नहीं कर सकते, लेकिन पूरे यूनिवर्स में इसको ही सच माना जाता है। इसीलिए इन सारे चीजों को कहा जाएगा एक्सियम और पोस्टुलेट्स। ठीक है, और इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हम में आगे पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद देखो थियोरम्स क्या होते हैं। थियोरम्स बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें पता है, थियोरम्स होते हैं जिनको किसी साइंटिस्ट ने या फिर किसी मैथमेटिशियन ने पहले से प्रूव किया हो, उसी को कहा जाता है थियोरम्स। ओके, क्या दिया है देखो, थियोरम्स आर स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम्स, previously proved statements and the deductive reasoning। यानी कि हम थियोरम्स उन्हीं को कहेंगे जिनको किसी साइंटिस्ट ने हो या फिर किसी मैथमेटिशियन ने हो पहले से उसको प्रूव किया हो, उस चीज को कहा जाएगा एक थियोरम। ओके, जैसे कि एग्जांपल, ये एक ट्रायंगल होगा, इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं, तो ये जाएगा हमारे थियोरम्स के सेक्शन में। लेकिन ये एक पॉइंट होगा, इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, इसीलिए ये जाएगा एक्सियम और पोस्टुलेट्स के सेंटर में। ओके, और एक बार फिर से बता देता हूं, वो सारी चीजें जिनको हम यूनिवर्स में पूरा सच माना गया है लेकिन उनको कोई प्रूव नहीं कर सकता, उसको एक्सियम और पोस्टुलेट्स कहते हैं। बस उसी का उल्टा, जिस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं और कर चुके हैं उसको कहा जाएगा थ्योरम्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए हमारे एक्सियम और पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स के बारे में। तो अब क्या करते हैं, मैंने यहां पे कहा था कि किसी भी थ्योरम को डेफिनेशन से, एक्सियम से और उसके साथ पोस्टुलेट्स की मदद से थ्योरम्स को प्रूव किया जाता है। तो अभी चल के देखेंगे कि ये सारे डेफिनेशन कितने तरह के हैं, एक्सियम कितने तरह के हैं और पोस्टुलेट्स कितने तरह के हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके पहले डेफिनेशन के बारे में तुम्हें जितने भी सारे फीचर्स है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो डेफिनेशन में यहां पे क्या दिया है, यहां पे कुल मिला के 7 पॉइंट्स हैं जिनको तुम्हें अच्छे से समझना है। यानी कि तुम इनके बारे में पहले से जानते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि ये सब
किस तरह से डेफिनेशन के एक पार्ट होंगे। ओके, और आज तक कभी तुमने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन तुम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, अब तुम पूछोगे सर कैसे? एक एक एग्जाम्पल दूंगा, हर एक पॉइंट को जब मैं समझाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि इसको तुमने बचपन से ही जाना है, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हो। ओके, जैसे कि देखो, ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट हम उसी को कहेंगे जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट के दो पार्ट में डिवाइड करो, डिवाइड कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता। सिंपल, इस चीज को तुम पहले से जानते थे लेकिन पता नहीं था, यानी कि ध्यान नहीं गया तुम्हारा कभी इसके ऊपर। ओके, फिर देखो, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि अगर तुम एक लाइन को ड्रॉ करते हो उसका ब्रेथ कभी नहीं होता, हमेशा उसका लेंथ होता है। कभी सुना है कि एक लाइन का ब्रेथ बताओ कितना होगा? नहीं, हमेशा हर कोई पूछता है कि एक लाइन का लेंथ बताओ। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन का ब्रेथ होता ही नहीं है, इसलिए हम कभी बता भी नहीं सकते। ओके, ये भी तुम्हें बचपन से पता था, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बचपन से पता है, लोग पूछते हैं कि लेंथ बताओ लाइन का कितना होगा, लेकिन कभी ध्यान गया कि इसका ब्रेथ क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता। ओके, फिर देखो क्या दिया गया, तो एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अगर एक लाइन है तुम्हारे पास, उसको एंड को देखो, हमेशा तुम्हें एक पॉइंट ही देखने को मिलेगा, जिसको तुम बचपन में ए बी करके नेमिंग भी देते थे और आज भी देते ही हो। ओके, फिर देखो, द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाई इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसमें हर एक पॉइंट उसी के ऊपर है। यानी कि इस लाइन के अंदर देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर ही रहते हैं, यानी कि ओवरलैप करते हैं। ओके, और एक चीज देखो, ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। यानी कि हम एक सरफेस उसी को ही कहेंगे जिसका लेंथ और ब्रेड्थ होता है। ओके, अगर किसी सरफेस का यानी कि किसी चीज का सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें दिख रहा है तो उसको कहा जाएगा सरफेस। सिंपल, ये तुम्हें पहले से पता था लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर देखो, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। कोई भी सरफेस के एजेस को देखो, ये हमेशा एक लाइंस की फॉर्मेट में ही रहते हैं। ओके, यानी कि वो एक कर्व लाइन हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन लाइन ही होगा। ये हमें डेफिनेशन का नंबर 6 वाला पार्ट हमें बता रहा है। ओके, नंबर 7 में देखो क्या दिया है, अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक सरफेस है तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसी सरफेस के अंदर उसी के बहुत सारे लाइंस भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। ओके, और ये सारे लाइंस उसी के ऊपर हमेशा रहते भी हैं। अगर कोई सरफेस है तो उसके ऊपर बहुत सारे डॉट्स भी रहते हैं, उसके साथ उसी डॉट्स को ज्वाइन करके बहुत सारे लाइंस भी रहते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पहले से पता था लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए यूक्लिड्स जी ने हमें ये बता दिया। ओके, तो ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट खत्म। अभी चलते हैं क्या एक्सियम्स के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और एक्सियम्स के 7 पॉइंट्स को लिख देता हूं और उसके बारे में एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ओके, अच्छा, तो देखो इस एक्सियम में भी तुम्हें डेफिनेशन की तरह 7 पॉइंट्स समझने पड़ेंगे अच्छे से। ओके, देखो सबसे पहले पॉइंट में उसने दिया है थिंग व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब मुझे पता है तुम्हें इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो ये कह रहा है, अच्छे से समझो, ये कह रहा है अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो इसका मतलब a इक्वल हो जाएगा b के साथ, सॉरी a इक्वल हो जाएगा c के साथ। यानी कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ इसके साथ इक्वल है। ओके, जहां पे a और c b के साथ इक्वल है तो इसका मतलब a और c भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये तुम्हें पहले से पता है लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए इन सर ने हमें एक्सियम्स के रूल्स के हिसाब से उन्होंने हमें बता दिया।
अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मान लो इक्वल्स, यहां पे दोनों है नंबर, लेट सपोज यहां पे 10 है इक्वल्स टू है 10। अगर मैं ये दोनों इक्वल है, अगर मैं यहां पे 1 को ऐड करूं और यहां पे भी 1 को ऐड करूं तो यहां पे जो होल आएगा वो भी इक्वल होगा। होल यानी कि इनका जो सम आएगा ये भी इक्वल ही होगा, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये हमारे एक एक्सियम का पार्ट है। थर्ड में देखो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर सेम। मान लो 10 और 10 दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, लेकिन अगर मैं यहां से एक 1 को माइनस करूं और यहां से एक 1 को माइनस करूं, अगर दोनों में से सेम सेम नंबर को माइनस करूं तो यहां पे जो रिमाइंडर बचेगा वो दोनों भी इक्वल ही होंगे। देखो रिमाइंडर्स आर इक्वल, सिंपल से, बहुत ही छोटे छोटे इसके टर्म्स हैं। फिर देखो नंबर फोर्थ में क्या दे रहे हैं, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगल का पेपर है जिसका नेम है ए, और दूसरा वाला ये एक रेक्टेंगल का पेपर है जिसका नेम है बी। अगर मैं बी को इसके ऊपर रखूं, ये पूरा का पूरा अगर छिप जाता है, उसी तरह से अगर ए को इसके ऊपर रखूं, बी यहां पे पूरा का पूरा छिप जाता है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी होगा, यानी कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी। ये चीज हमें ये वाला यानी कि नंबर फोर्थ वाला पॉइंट बता रहा है, किसका, एक्सियम का। ओके अच्छा, अब नंबर फिफ्थ में देखो, यहां पे कह रहे हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ओके, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं ये वाला लेता हूं, ओके, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। और एक चीज यहां पे ध्यान दो, ये छोटा सा पार्ट हमेशा छोटा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमेशा इस होल से छोटा ही होगा। यानी कि एक होल के अंदर से एक छोटे से पार्ट को अगर बाहर निकालते हो तो ये होल देख रहे हो कितना बड़ा है, ये वाला होल इस वाले छोटे से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, जो वाला चीज हमें नंबर फिफ्थ वाला पार्ट बता रहा है। सिंपल। अच्छा नंबर 6 में देखो, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो तुम्हारे पास है 4, ओके, इसका डबल करो, 4 4 जा 16, फिर इसका डबल करो, 4 4 जा 16। यानी कि एक नंबर को जब तुम डबल करते हो तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा दोनों में बिल्कुल इक्वल ही आएंगे, यानी कि दोनों के रिजल्ट सेम ही होंगे। ओके, सेम चीज देखो यहां पे क्या कह रहा है, अगर इसमें समझ नहीं है तो एक और एग्जांपल देता हूं। 3 है, 3 का डबल करो आ जाएगा 9, फिर से 3 का डबल करो आ जाएगा 9। ओके, अगर एक ही नंबर के डबल डबल यानी कि उसी नंबर को डबल डबल करते हो तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो दोनों रिजल्ट भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ये हम बचपन से जानते हैं, लेकिन अभी तक हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। ओके अच्छा, अब देखो, थिंग्स व्हिच आर हैव्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्कल है, उसको मैं हाफ में डिवाइड करता हूं, ये वाला आधा पार्ट, ये वाला आधा पार्ट, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी, जो कि हम जानते हैं बचपन से। लेकिन ये सर हमें एग्जाम में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें हम यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ओके, ये सारी की सारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन सारे चीजों के बारे में एग्जाम में हमें बताया गया। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, पोस्टुलेट्स के बारे में। तो हमने पहले डेफिनेशन खत्म किया, फिर एग्जाम को खत्म किया, फिर पोस्टुलेट्स को खत्म किया, लेकिन पोस्टुलेट वाला जो हम पढ़ेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी क्लास में अभी सॉल्व कराने लगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो से एग्जाम को छोड़ के, एग्जाम तो खत्म हो गया, पोस्टुलेट वाले पार्ट को, उसके जितने भी सारे फीचर्स है, टर्म्स है, उनके बारे में जानेंगे। ओके, पोस्टुलेट्स को तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। तो अब मुझे लगता है कि तो बहुत ही अच्छे से तुम समझ चुके होगे इन सारी चीजों को, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को लाइव क्लासेस में ही कवर अप करा दूंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वाले क्लास में मिलेंगे
इसके एक न्यू से चैप्टर के साथ, ठीक है, सॉरी न्यू से चैप्टर यानी कि इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। ओके, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के साथ। ओके, तो चलो हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट न्यू से वीडियो में। ओके, बाय बाय।